हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब एग्ज़ाम अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने सेक्शंस 52 ए तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 53 से लेके 85 तक। जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे हम 53 से लेके 85 तक जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम सारे कवर करेंगे। सब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 दैट इज़ पनिशमेंट्स। पनिशमेंट में हम करेंगे सेक्शन 53 में बेसिकली डिवीज़न दे रखी है कि कितने टाइप के जो हैं वो पनिशमेंट्स हैं। बेसिकली 6 टाइप के जो पनिशमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से जो थर्ड पॉइंट है वो ओमिट कर दिया गया था 1949 की अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसमें जो है मेनली 5 हमारे पास पनिशमेंट्स बचती हैं। उसमें से फर्स्ट आ जाती है डेथ की, फिर आ जाती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देन इम्प्रिजनमेंट 2 तरह की होती है, रिगरस एंड सिंपल। रिगरस मीन्स विद हार्ड वर्क, सिंपल मीन्स विदाउट हार्ड वर्क। देन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सेक्शन 126, 127, 169। इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस भी है मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2005 का, जो कि फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। और जो लास्ट पनिशमेंट है वो है हमारे पास फ़ाइन। जो ट्रिवियल मैटर्स हैं तो उसमें सिर्फ फ़ाइन की पनिशमेंट भी हो सकती है। ये जो मैंने सारी पनिशमेंट्स आपको बताई हैं, ये विद फ़ाइन भी हो सकती है, विदाउट फ़ाइन भी हो सकती है, सिंपल फ़ाइन की भी पनिशमेंट। तो सेक्शन 73 करेंगे जिसमें कि एक बहुत ही सख्त तरह की जो पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है, सॉलिटरी मीन्स इकल्लापन, कन्फाइनमेंट मीन्स कैद करके रखना। मतलब बिल्कुल ही अकेले सिंगल पर्सन को एक आइसोलेट जगह पे कन्फाइन करके रखना, उसे कहते हैं हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसे हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के, जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी दे सकते हैं जब रिगरस इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई हो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट हम दे सकते हैं। इसको हिंदी या पंजाबी में काल कोठड़ी की सज़ा भी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में से काल कोठड़ी भी बोलते हैं। और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसे हम इन टोटल हम 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और वो 3 मंथ्स की डिवीज़न भी कैसे की गई है, जैसे कि अगर पनिशमेंट है 6 मंथ तक तो 1 मंथ की ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है तो 2 मंथ्स के लिए दे सकते हैं। अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तब हम 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं दे सकते। दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये लिमिट्स हैं जो अप्लाई होंगी सेक्शन 73 में डिस्क्राइब की गई हैं। मतलब अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देनी है तो ये 3 चीज़ें अप्लाई होंगी, मतलब ये लिमिटेशंस लगेंगी। देन सेक्शन 74 ये भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के साथ ही डील करता है। इसमें फर्दर लिमिटेशन दी गई है, जैसे हमने पहले सेक्शन 73 में की कि लिमिटेशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 6 महीने की सज़ा तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सेक्शन 74 में हम करेंगे कि फर्दर लिमिटेशंस इसके ऊपर लगी हुई हैं। वो कैसे हैं, जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी कीमत पे 14 एक टाइम पे 14 दिनों से ज़्यादा दे नहीं सकते। मतलब 14 डेज़ से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो अगर तो है 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी गई है तो एट अ टाइम हम सिर्फ 14 दिन के लिए बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है तो हम 7 दिनों से ज़्यादा, 1 मंथ में 7 दिनों से ज़्यादा हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पर्सन को नहीं रख सकते।
दीज आर द इंटरवल्स को डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 74 में, लिमिटेशंस लगा दी गई हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट पे। तो ये था सेक्शन 74। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर। ये चैप्टर हमने पिछले डेफिनेशन क्लॉज में भी हमने किया था कि जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल आईपीसी। जहाँ कहीं भी एक्सेप्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस लिखा होगा तो वहाँ पे ये चैप्टर की जो जितनी भी एक्सेप्शंस एक्सप्लेन की गई हैं वो सारी एप्लीकेबल होंगी टू द, दिस इज एप्लीकेबल टू द होल आईपीसी, all the offenses given under the IPC। लाइक स्पेसिफिक एक्सेप्शन जो है वो एक सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन मतलब स्पेसिफिक एक्सेप्शन कैन बी गिवन इन द ईच एंड एवरी सेक्शन, बट that will be the particular section deals with that section, but this is the chapter for general exceptions that is applicable to the all offenses given under the Indian Penal Code। So section 76 जो है first exception है, this section or this exception applies to the persons who does mistake of fact। लाइक किसी को किसी फैक्ट की मिस्टेक हुई, उसकी वजह से उन्होंने ऑफेंस कर दिया, तो दे आर एक्सेप्टेड, मतलब उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, कोर्ट के ऑर्डर लेके आया है, ए बंदे को अरेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसकंसेप्शन वो बी को ए समझ रहा है और उसने बी को अरेस्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ ए। सो दिस इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है अंडर सेक्शन 76। अंडर दिस सेक्शन दैट पर्सन विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द पनिशमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज mistake of law in good faith, in bad faith is never excusable। मतलब आप मिस्टेक ऑफ लॉ ऐसे नहीं बोल सकते अच्छा मेरे को तो कानून पता ही नहीं था, मैंने ये गलती कर दी, मैंने तो बंदा मार दिया, मेरे को तो पता ही नहीं था कि हाँ इसकी सज़ा भी होती है। दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट इज सेक्शन 78। सेक्शन 78 है कि कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है, गुड फेथ में करता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, कोर्ट की जजमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि तूने क्राइम कर दिया। जो जजमेंट में लिखा है, जो ऑर्डर है, वो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है। वो कोई भी मतलब उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया जाएगा दैट इज़ एक्सक्यूजेबल। जैसे कि हैंगमैन है, उसकी ड्यूटी है ये, उसने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है कि उसने फांसी देनी है, सो he will not be liable for the murder। that is section 78। next section जो है ये बहुत important है, that is accident in doing a lawful act। कोई भी offense, अगर कोई accident हो जाता है, misfortune है, but कोई criminal intention से किया गया act नहीं है, कोई उसको criminal knowledge नहीं थी, वो एक lawful act कर रहा है बंदा, lawful manner में कर रहा है और लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर केयर के साथ कर रहा है, तो उस बंदे से अगर कोई ऑफेंस हो जाता है दैट इज एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। ही विल नॉट बी पनिश्ड एंड ही विल बी एक्सक्यूज्ड अंडर सेक्शन 80। फॉर एग्जाम्पल, बस जा रही है, काफ़ी सारे पैसेंजर्स उसमें बैठे हैं, बस जा रही है और कुछ लोग जो हैं उस बस का पीछा कर रहे हैं बस में चढ़ने के लिए, ठीक है, और बस वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दी तो वो एक बंदा जो है वो बस के टायर के नीचे आ गया। दैट इज एन एक्सीडेंट। बस ड्राइवर ने कुछ इंटेंशनली उन बंदों को चोट लगाने के लिए या फिर मारने के लिए विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन ब्रेक लगाई है, ठीक है, वो उनका पीछा कर रहे हैं, उसने बिल्कुल सही ब्रेक लगाई है, गलती क्या है उन पर्सन्स की है जो बस के पीछे भाग रहे हैं, तो इसमें जो बस ड्राइवर है ही विल बी एक्सक्यूज्ड अंडर सेक्शन 80। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 84। सेक्शन 84 जो है वो डील करता है अनसाउंडनेस के साथ।
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लाइक जो पर्सन है वो, जिसने वो एक्ट किया है, ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड. First we need to understand that what is unsoundness of mind. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है कि that person is incapable of understanding the nature of the act he is doing. उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. The person is not mentally fit. It means he's not mentally, he has not mental sanity to do the act, but he is doing the act which is a crime itself. Then he is excused under section 84. Now the important point is कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब होनी चाहिए. इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेक्शन के, अगर इस सेक्शन का को जनरल एक्सेप्शन में लेके आना है तो व्हाट वी नीड टू प्रूव. The first main essential ingredient is that person should be of the unsound mind at the time of doing that act. मतलब अगर किसी बंदे ने मर्डर किया है, then at the time of murder he was a person of sound mind. और कुछ देर बाद उसकी जो है सैनिटी चली जाती है, ठीक है, he became insane. तो सेक्शन 84 जो है वो नहीं अप्लाई होगा. सेक्शन 84 स्ट्रिक्टली वहीं पे अप्लाई होएगा जहाँ पे एट द टाइम ऑफ द एक्ट बंदा अनसाउंड है. अनसाउंड माइंड मीन्स इनकेपेबल है, अनेबल है समझने के लिए सिचुएशन को. दैट इज कॉल्ड लीगल इंसैनिटी. जो इंसैनिटी है ये दो तरह की है, एक तो मेडिकल है, एक लीगल है. पहले मेडिकल इंसैनिटी है, वो लीगल इंसैनिटी बनेगा. मतलब द फर्स्ट कम्स द मेडिकल इंसैनिटी, देन वो लीगल इंसैनिटी में आएगा. उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, दिस इज मेडिकल इंसैनिटी. ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, दैट इज लीगल इंसैनिटी. उसको नेचर का, एक्ट का नेचर नहीं पता कि ये क्रिमिनल है. मतलब सेक्शन 84 कवर्स बोथ लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी बोथ. Now we should know कि that how to prove that medical insanity. मेडिकल इंसैनिटी को प्रूव करने के लिए हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. और सेक्शन 328 329 ऑफ CRPC है, जहाँ पे एक्यूज्ड को मेंटल असाइलम में भेजा जाता है तो डॉक्टर की ओपिनियन ली जाती है. दैट विल ऑल्सो बी द प्रूफ फॉर प्रूविंग द मेडिकल इंसैनिटी. सो सेक्शन 84 को हम सम अप कर सकते हैं कि द एक्यूज्ड वाज लीगली अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द क्राइम. एंड सेकंड, जो उसकी इनकेपेबिलिटी है समझने की एक्ट की नेचर को, दैट वाज एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड. थर्ड पॉइंट को हम समराइज कर सकते हैं, लीगल इंसैनिटी अकर्स व्हेन देयर इज प्री एग्जिस्टेड मेडिकल इंसैनिटी. पहले मेडिकल इंसैनिटी आती है, फिर लीगल इंसैनिटी आती है. हम नेक्स्ट कर रहे हैं, केस लॉ है एक इम्पॉर्टेंट, दयाभाई छगनभाई ठक्कर वर्सेस गुजरात, 1964 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. इस जजमेंट में हमें कुछ गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं कि कहाँ पे सेक्शन 84 जो है वो एप्लीकेबल होएगा और क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे वाइल डिसाइडिंग अ केस अंडर सेक्शन 84. सबसे फर्स्ट तो ये आता है कि दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसमें कि हाँ बंदा अनसाउंडनेस है, उसका प्रूफ जो है, उसका बर्डन है, दैट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं था, ये डिफेंस में प्रूफ करना पड़ेगा. दैट इज the provision is specifically given under section 105 Indian Evidence Act. So the burden of proof will only depend upon the defense. The defense has to take the burden of proof for proving the unsoundness. And the second is that judge अपने माइंड में क्या रखेगा, the test of a prudent man.
that accused is able to prove sufficient material before the court कि कोर्ट एक नेचुरल रीजनेबल इन्फेरेंस जो है वो निकाल पाए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज्ड का वो फुलफिल्ड है. द टेस्ट ऑफ प्रूडेंट पर्सन. एंड सेक्शन इसका थर्ड जो गाइडलाइन है वो ये है कि सेक्शन 84 में जो लीगल साउंडनेस है, जो लीगल अनसाउंडनेस है, वो प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये कहाँ से आई है. द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल अनसाउंडनेस से आई. सो हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है इंसेन डिल्यूजन. इंसेन डिल्यूजन जो वर्ड है वो भी इस केस में एक्सप्लेन किया गया था. इंसेन डिल्यूजन का मतलब है कि किसी तरीके की माइंड में ना विजुअलाइज कर लेना, सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इन योर माइंड कि मर्डर कमिट कर देते हैं, ठीक है, मर्डर कमिट कर देना, एंड देन विल टेक ऑफेंस डिफेंस अंडर सेक्शन 84 like epilepsy. Insane delusion means the person is under some kind of medical problem like epilepsy. उसके कुछ symptoms हैं, that is medical unsoundness exist कर रही है, तो वो delusion में है, उसको some kind of visualizations की problem है, and then if he commits that offense then he will be covered under section 84. And then next section is section 85. That deals with the intoxication. Intoxication means if the person is under some kind influence of some intoxication, then that intoxication is equal to the incapability. हम उसे incapability मानेंगे to understand the act. जो voluntarily intoxication है, that is no offense. Involuntarily intoxication है, then you are eligible for the exception under section 85. Then only section 85 deals with the involuntarily intoxication. And thank you so much for watching the video. Hopefully आपको lecture अच्छा लगा होगा. So stay tuned for the next lectures and please like and subscribe our channel. Thank you so much.